हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो पीछे वाला 4 चैप्टर था, बेप्स था, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज था, मॉडल टैक्स कन्वेंशन था, एंड आपका जो नया आया है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बेप्स वाला है। तो वहाँ पे तो कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। फिर भी जो ये तीनों चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर को हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारा दिक्कत फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा छोटा केस स्टडी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे दिक्कत फेस करते हैं। एंड यहाँ पे स्टूडेंट का यही दिक्कत हो रहा है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं आता है। ये जो तीनों चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आंसर दिया है क्वेश्चन के साथ, तो इसीलिए स्टूडेंट का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो मैं यही सोचा है कि हम जल्दी जल्दी जहाँ पे भी बुक में है आपका प्रोविजन, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है, तो अगर मैं आपको बुक में बता दूंगा कहाँ से डायरेक्टली जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है हम बुक में बता देंगे यहाँ से आया है, एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो छोटा छोटा थियोरेटिकल क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल बेस या केस स्टडी बेस क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व कर देंगे, ताकि आपका ये जो चैप्टर, तीनों चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएगा, कम से कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम नहीं यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो उसी हिसाब से हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये बुक आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में। वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का बुक है, क्वेश्चन बैंक भी है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी है। वहाँ पे आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, एंड इसको शेयर करिए। व्यू ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, 30-40% स्टूडेंट अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एंड कमेंट दीजिए अच्छा सा, एंड लाइक करिए। ठीक है, तो चलो बिना कोई देर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमारे पास भी टाइम नहीं है, फिर भी हम टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इंटर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि सर फाइनल वाले बच्चे के लिए इतना फ्री में दे रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी फ्री में दे दीजिए ना। तो इंटर वाले बच्चे भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट हमारा जो मेन यहाँ पे फोकस है फाइनल स्टूडेंट के ऊपर है, तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके फाइनल स्टूडेंट को बेनिफिशियल हो सके। तो इसलिए हम आपके लिए जो भी वीडियो है बना रहे हैं स्पेसिफिकली। तो आप लोग इसको शेयर करिए। ठीक है, इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम पहले शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 है, जो कि फंडामेंटल ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है। तो यहाँ पे हम शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि व्हाट डू इट मीन बाय बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द एडवर्स इफेक्ट। क्या रहेगा? ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा, तो आप बताइए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्वेश्चन इतना दिया है, बट आंसर अगर देखेंगे आंसर इतना दिया हुआ है। अगर इसको हम शॉर्टली अगर देखेंगे, हमारा बुक में बहुत अच्छे से हम लिखे हैं, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अगर हम जाएंगे बुक को जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। तो देखिए आंसर में कितना दिया था, बट अगर देखेंगे यहाँ पे बुक में प्रोविजन देखिए कितना दिया है, तो आराम से आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लिख लीजिए बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे आप इसको रेफर कर लीजिए, तो ये आपका इजी से याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये रहेगा आंसर। एंड अगर आपको यहाँ पे समझना है तो आप रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, तो ये जो चैप्टर का आराम से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर समझाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव है कि कम से कम टाइम में आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, ये आपका प्रीवियस अटेम्प्ट में नवंबर 23 अटेम्प्ट में आया था। ठीक है, नीड फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू प्रोटेक्ट टैक्स सॉवरेनिटी ऑफ इट्स कंट्रीज। तो ये प्रीवियस अटेम्प्ट में आया था, नवंबर 23 का ये आया था। तो हमारा बुक में सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ है, प्रोविजन जो भी इंस्टीट्यूट मैट में है सब कुछ है। तो हमारा बुक आप देखकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस अटेम्प्ट में आया था। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, ऐसे नहीं है कि प्रीवियस अटेम्प्ट में आया है तो इस अटेम्प्ट में नहीं आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन और एक आपका कवर हो जाता है, नवंबर 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन एक कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जो प्योरली थियोरिटिकल क्वेश्चन है ना, तो उसको हम बता देंगे, तो वहाँ से आप रेफर कर लेना, मार्किंग कर लेना, ताकि आपको ईजी होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बताया है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ओईसीडी रिकमेंडेशन ऑन द एक्शन प्लान 1 ऑफ बेब्स विच रिकमेंडेशन हैज बीन अडोप्टेड इन इंडियन टैक्स लॉ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक्शन प्लान क्या बोल रहा है, तो एक्शन प्लान क्या बोल रहा है यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए कितना यहाँ पे बताया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पढ़ेंगे यहाँ से बहुत आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम चला जाएगा एंड कॉन्फिडेंट भी नहीं आएगा। यहाँ पे पूरा आपका पीई बिजनेस कनेक्शन तो सब कुछ इक्वलाइजेशन ले भी, तो उसका कॉन्सेप्ट भी पूरा डाल दिया है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी आपका पूरा डाल दिया है। इतना कोई भी स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा। ठीक है, इतना कोई भी स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए अगर देखेंगे हमारा बुक में, तो बुक में अगर देखेंगे तो एक्शन प्लान 1 को आप रेफर कर लीजिए, तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक्शन प्लान 1 जो भी बताया है इसको अगर आप लिखेंगे तो भी जो भी एग्जामिनर है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है टू द पॉइंट लिखा हुआ है। तो आराम से अगर यहाँ पे इसको याद करने बैठोगे तो याद हो सकता है, कोई ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकता, इतना ही है तो आप इसको लिख सकते हैं आपका एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ताकि आपको भी पढ़ने के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप रिविजन करिए, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम बता रहे हैं जो कि डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप रेफर कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आ जाइए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो भी है एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमिक को कैसे वो एड्रेस करेगा। टैक्सेशन इशूज मेनली ई कॉमर्स में फेस करना पड़ता है, जैसे डिफिकल्टी इन नेचर ऑफ पेमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप एंड वो टैक्सिंग जुडिक्शन, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ डिफिकल्टी वहाँ पे फेस करना पड़ता है। एंड डिफिकल्टी इन लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ क्लाउड में हो जाता है, तो डिफिकल्टी हो जाता है लोकेट करने के लिए ट्रांजैक्शन को, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइंग द टैक्स पेयर फॉर द इनकम टैक्स पर्पज के लिए डिफिकल्टी हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे चैलेंजेस फिजिकल जो भी प्रेजेंस बेस्ड पीई है, तो वो चैलेंजेस मेनली फेस करते हैं डिजिटल इकोनॉमी में। एंड पीई अगर रिमेन इफेक्टिव रहेगा अगर न्यू वर्ल्ड में, एंड देन इट हैज बीन रिकॉन्साइल्ड विद डिजिटल इकोनॉमिक, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमिक में जो पीई है वो रहेगा, बट डिजिटल इकोनॉमिक के बेस में रहना पड़ेगा आपका पीई, ठीक है, पीई रहना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे ओईसीडी रिकमेंडेशन दिया है, क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है आंसर जो भी है। तो यहाँ पे ओईसीडी रिकमेंडेशन दिया है कि आप मॉडिफाई पहले करिए पी रूल्स। मॉडिफाई में क्या करेंगे, मेनली हम सिग्निफिकेंट जो भी डिजिटल प्रेजेंस को हम जो भी अनदर कंट्री में होता है, तो उसको हमको पी का डेफिनेशन में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद वर्चुअल पी कॉन्सेप्ट भी डालना पड़ेगा पी में। तो वेबसाइट जो भी है लोकेटेड ऑन ए सर्वर, तो उसको भी हमको पी में डालना पड़ेगा, क्योंकि पी में अगर आ जाएगा तो वहाँ पे टैक्स लग जाएगा। एंड फाइनल विथ होल्डिंग टैक्स भी डालना पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी हम इम्पोजिशन ऑफ इक्वलाइजेशन भी लगा रहे हैं, ठीक है। यही है आंसर, ठीक है, जो ऑलरेडी हम रिवाइज कर चुके हैं। तो अगर आप रिवीजन लेक्चर देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि हमको 3 चैप्टर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। बट हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी है उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है discuss the provision incorporated in the Income Tax Act 1961 in line with the OECD recommendation under Action Plan 4। तो एक्शन प्लान 4 के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा क्या लिया है। तो एक्शन प्लान 4 में इंटरेस्ट के रिलेटेड है, तो ईबीटीडा का जो भी था तो उसका 30% मेनली अलाउ होता है, और एक्चुअल इंटरेस्ट हुई वेरी लोअर उतना अलाउ होता है। तो एक्शन प्लान 4 को हमको जाना पड़ेगा। तो सब कुछ बुक में है, ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं है। तो एक्शन प्लान 4 को यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, एक्शन प्लान 4 को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी दिया है ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। एंड ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप भी मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको भी इजी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आप वाला यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। जब आप रिवीजन करेंगे तो वो आपको बढ़िया होगा पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए बढ़िया होगा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है कि डिस्क्राइब दी 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटेड बाय बेप्स एक्शन प्लान 3। तो 3 टीयर वाला क्या था, मास्टर फाइल, लोकल फाइल, ठीक है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में जो भी 3 टीयर वाला था ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो अगर आंसर देखेंगे तो आंसर हमारा बुक में अगर देखेंगे तो बुक में बढ़िया से हम लिखे हैं 3 टीयर वाला है। तो सब कुछ हम डिस्कशन कर लिए हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ डिस्कशन छोड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 टीयर वाला ये है, ठीक है, 3 टीयर वाला ये है, मास्टर फाइल है, लोकल फाइल है, एंड कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट सीबीसीआर रिपोर्ट है। प्लस यहाँ पे एडवांटेजेस भी दिया है, अगर टाइम है तो लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ये 3 टीयर वाला लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद है, या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहे तो डीटी का जो भी है हम ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में भी डाले हैं यहाँ पे तीनों रिपोर्ट, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा थियोरिटिकल दिया है, तो यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो भी स्टडी मैट में दिया है तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे तीनों कैसे दिया हुआ है, बट हम पॉइंट वाइज डाले हैं तो आपको पढ़ने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को आ जाइए। एक्सप्लेन द नेक्सस अप्रोच रिकमेंडेड बाय ओईसीडी इन बेप्स एक्शन प्लान 5 व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड इन द इनकम टैक्स। तो एक्शन प्लान 5 जो भी है अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो उसको हमको जाना पड़ेगा। तो ओईसीडी मॉडल जो भी एक्शन प्लान 5 में दिया है, मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आईपीआर के रिलेटेड वहाँ पे बोला है, ठीक है, आईपीआर के रिलेटेड, मेनली रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी के रिलेटेड है एक्शन प्लान 5 है। तो चलो एक्शन प्लान 5 चलते हैं हमारा बुक में। तो सब कुछ हम डाल दिए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। तो बुक को अगर आप रेफर करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना ईजी में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, काउंटर करने के लिए जो भी हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस को काउंटर करने के लिए यहाँ पे आ गया है। जैसे बीबीएफ के बारे में भी बताया है, जैसे कोई भी रॉयल्टी है, ठीक है, वो टैक्सफुल होगा 10%, बट उसके लिए कंडीशन है कि जो भी 75% ऑफ द एक्सपेंसेस वो इंडिया में इनकट होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट अगर डाल देंगे तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ईजी है सब कुछ, सब कुछ बुक में आ जाएगा, ओनली आपको बताना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द वेज इन व्हिच हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट आर यूज्ड टू अचीव अनइंटेंडेड डबल नॉन टैक्सेशन या लॉन्ग टर्म टैक्स डेफरल। तो यहाँ पे जो मिसमैच अरेंजमेंट होता है हाइब्रिड वाला, तो उसको कैसे हम क्या करेंगे जिससे हमारा डबल नॉन टैक्सेशन या लॉन्ग टर्म टैक्स डेफरल जो भी होता था, तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे, ठीक है, हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट जो भी हो रहा था। तो उसको चलो चलते हैं, जाएंगे हमारा बुक्स में।
हाइब्रिड मिसमैच, तो एक्शन प्लान 2 को चलते हैं। तो एक्शन प्लान 2 यहाँ पे ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हाइब्रिड मिसमैच को ठीक करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये मेनली एक्सप्लोइट करता है डिफरेंस इन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एंटिटी अंडर लॉ ऑफ टू कंट्री का, ठीक है। टू और मोर टैक्स जुडिडिक्शन का जो भी लॉ है जिससे डबल नॉन टैक्सेशन होता था, ठीक है। नॉन टैक्सेशन 2 बार होता था, तो उसका कंडीशन ये सब है। इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बट ये आपका लिखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर में इतना लिखना पड़ेगा, ये जो यहाँ से इतना तक क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर सब कुछ हम बताए हैं रिवीजन क्लास में, तो वहाँ पे रिवीजन वीडियो आप देख लीजिए तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन वीडियो देख लीजिए तो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि एक्सप्लेन द एक्शन प्लान फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम एराइजिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया ऑन बेसिस ऑफ OECD रिकमेंडेशन फॉर बेप्स एक्शन प्लान 5। वही वाला है जो भी रॉयल्टी वाला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रॉयल्टी वाला है, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे एक्शन प्लान 5 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ रहता है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, एन इंडियन कंपनी इंटेंड टू विथ होल्ड टैक्सेस ऑन ए पेमेंट टू बी मेड इन इटालियन कंपनी को जो भी पेमेंट कर रहा है कब, 10 अप्रैल 2022 में वो पेमेंट कर रहा है। इन दिस रिगार्ड द इंडियन कंपनी वांट्स टू अंडरस्टैंड वेदर प्रोविजन ऑफ MLI, MLI मीन्स मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो एप्लीकेबल होगा क्या, टू रीड इट एलोंग विद द इंडियन इटली DTAA। तो DTAA के साथ उसको MLI को एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। MLI मीन्स मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, वो मेनली एडिशन टू दी DTAA को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो मल्टीनेशनल इंस्ट्रूमेंट है वो DTAA को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एडिशनली आप DTAA के साथ MLI को भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा है कि एक इंडियन कंपनी वो क्या करता है, विथ होल्ड टैक्सेस करता है, एक पेमेंट जो भी कर रहा है इटालियन कंपनी को, कब पेमेंट कर रहा है, 10 अप्रैल 2022 में, ठीक है। तो वो चाहता है कि जो भी इंडियन कंपनी चाहता है कि वो MLI को अडॉप्ट करेगा प्लस DTAA को अडॉप्ट करेगा, ठीक है, दोनों को अडॉप्ट करने के लिए चाहता है। तो यहाँ पे आपको DTAA तो अडॉप्ट हो जाएगा, बट MLI को अडॉप्ट करने के लिए तो दोनों कंपनी का यहाँ पे वो वहाँ पे इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, फोर्स में होना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, MLI को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इंडिया MLI को अडॉप्ट कर चुका है, 1 अप्रैल 2020 में अडॉप्ट कर चुका है। तो ये उसके बाद है, तो इंडिया का कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो ये इटली है ना, इटली ये जो डेट है 10 अप्रैल 2022 तक यहाँ पे वो उसको अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है, उसको अडॉप्ट नहीं किया है इटली। तो इटली दोनों कंट्री यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए। इटली यहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया है अभी तक, जो भी ये डेट तक अडॉप्ट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे वो MLI को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ये जो कंपनी यहाँ पे MLI को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, ओनली DTAA को वो अडॉप्ट करेगा, ठीक है, DTAA को अडॉप्ट करेगा। अगर बुक में जाएंगे तो बुक में भी है, बुक में आपका लास्ट वाला एक्शन प्लान है ये MLI वाला। तो MLI वाला अगर देखें तो MLI वाला ये वाला है, एक्शन प्लान 15 है, डेवलपिंग एक मल्टीलैटरल, मल्टीनेशनल नहीं, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट है MLI। तो यहाँ पे इंडिया कब वो इफेक्ट हुआ था, टेक इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2020 में इफेक्ट हुआ था। तो इसलिए ये कब हुआ था, फर्स्ट हुआ था फ्रांस में हुआ था, ठीक है, पेरिस का फ्रांस में हुआ था 7 जून में। तो ये दोनों डेट को थोड़ा आप याद कर लेना है। एंड ये जो स्टेप है, ये स्टेप के ऊपर एक क्वेश्चन है, आगे जाकर हम देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन है, बट इसके ऊपर ही आया है। तो यहाँ पे ओनली वो DTAA को ओनली कंसिडर करेगा एंड MLI को वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। विथ इफेक्ट 1 अप्रैल इंडिया में लिया है। इटली नॉट येट रैटिफाइड मीन्स अडॉप्ट नहीं किया है 10 अप्रैल 2022 तक। तो यहाँ पे इटली के ऊपर वो एंटर नहीं किया है, तो इसलिए MLI प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल है। तो इंडियन कंपनी ओनली रिलाई करेगा एग्जिस्टिंग जो भी DTAA के ऊपर, ठीक है, DTAA के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेदर MLI प्रोविजन अप्लाई होगा क्या, MLI प्रोविजन अप्लाई होगा क्या। तो यहाँ पे कंट्री A है एंड कंट्री B है, दोनों सिग्नेटरीज है MLI में मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट में दोनों सिग्नेटरीज है। बोथ दी कंट्रीज वो रेटिफाई किए MLI एग्रीमेंट आज पर देयर डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के हिसाब से दोनों ही यहाँ पे रेटिफाई किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। कंट्री ए नोटिफाई किया है DTAA विथ कंट्री बी आज CTA। तो CTA अडॉप्ट किया है। हाउएवर कंट्री बी नॉट नोटिफाइड DTAA विथ कंट्री है, तो कंट्री बी यहाँ पे नोटिफाई किया है नहीं किया है, ठीक है, नोटिफाई नहीं किया है। तो दोनों को यहाँ पे नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को यहाँ पे नोटिफाई करना पड़ेगा आज कवर टैक्स एग्रीमेंट में। दोनों को जो भी MLI में रहता है कवर टैक्स एग्रीमेंट जो भी दोनों रहता है दोनों में, तो यहाँ पे दो कंट्री है, कंट्री ए कंट्री बी है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे MLI में एंटर किए हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पे MLI में एंटर किए हैं, MLI में दोनों एंटर किए हैं दोनों कंट्री। एंड कंट्री ए यहाँ पे DTAA में
नोटिफाई किया है, ठीक है, DTAA में नोटिफाई किया है कंट्री ए, बट कंट्री बी यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया है, ठीक है, कंट्री बी नोटिफाई नहीं किया है कंट्री ए को, DTAA का जो भी सिटी है कवर टैक्स एग्रीमेंट में वो नोटिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, पहले तो MLA में वो रेटिफाई करना चाहिए एंड DTAA में नोटिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे कंट्री बी यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। MLI यहाँ पे पूछा है, MLI प्रोविजन लगेगा क्या? नहीं, प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्री बी नोटिफाई नहीं किया है, कवर टैक्स एग्रीमेंट में नोटिफाई नहीं किया है, तो इसलिए नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। सिंस कंट्री बी हैज नॉट नोटिफाइड DTAA विथ कंट्री ए as CTA cover tax agreement, the MLI provision will not be applied in this regard to country A and country B DTAA as per article 2 of the MLI। article 2 of the MLI छोड़िए, MLI में वहाँ पे कवर नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट को चलते हैं, क्या पूछा है, कंट्री ए कंट्री बी वो DTAA इज ए CTA आर्टिकल 2 ऑफ द MLI। तो दोनों यहाँ पे अगर देखें ये सिचुएशन में A एंड B ये दोनों यहाँ पे DTAA में CTA में नोटिफाई कर दिए हैं, ठीक है, दोनों CTA में नोटिफाई कर दिए हैं। बोथ द कंट्रीज हैव नोटिफाइड द कंसर्न DTAA के नोटिफाई कर दिए हैं। कंट्री है राटिफाई द MLI अंडर देयर डोमेस्टिक लॉ एंड हैज डिपोजिटेड द रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे कब हम मानेंगे कि ये रेटिफाई करेंगे MLI में, जब वो डिपॉजिट करेंगे जो भी रेटिफिकेशन, ठीक है, जब वो डिपॉजिट करेंगे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट जब डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे एक कंट्री है यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट है रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट। कंट्री भी हैज नॉट रेटिफाइड द MLI ओइंग टू ए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन देयर कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री बी यहाँ पे नहीं कर पाया है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो वहाँ पे रेटिफिकेशन नहीं कर पाया, क्योंकि रेटिफिकेशन कब मानेंगे, जब रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट वो डिपॉजिट करेगा। इन दिस रिगार्ड कंट्री ए विशेस टू इन्वोक MLI प्रोविजन व्हाइल एक्सेसिंग द कंट्री ए कंट्री बी DTAA। तो यहाँ पे कंट्री ए चाहता है इन्वोक करने के लिए, MLI इन्वोक करने के लिए चाहता है, तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिपॉजिट नहीं किया है रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट। जब डिपॉजिट करेगा तभी जाकर वहाँ पे जाकर वो क्या करेगा, उसको MLI अप्लाई कर पाएगा, बट यहाँ पे वो डिपॉजिट नहीं किया है इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो इसलिए यहाँ पे MLI वो अडोप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो छोड़िए आर्टिकल छोड़िए, MLI ओनली व्हेन कंट्री डिपॉजिट करेगा इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट बुक में इतना नहीं दिया है MLI का, जो भी आर्टिकल नहीं दिया है ओनली नॉर्मल दिया है MLI, ठीक है। विल एंटर इनटू फोर्स अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस stipulated in the mentioned article। in this scenario country B not ratified the MLI, consequently MLI with regard to country B has not entered into force yet, hence country A B CTA under MLI not in force yet, therefore MLI प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी कंट्री ए लिया है इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड है। तो सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड मिसमैच एंड ब्रांच मिसमैच। ब्रीफली मेंशन द रीजन व्हाई हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट होता है। तो आप रीजन बताइए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन बता चुके हैं। एंड व्हिच एक्शन प्लान ऑफ बेब्स गिव्स रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। तो एक्शन प्लान 2 को हमको जाना पड़ेगा, हाइब्रिड मिसमैच के लिए हमको एक्शन प्लान 2 को जाना पड़ेगा। तो हाइब्रिड मिसमैच के लिए हमको एक्शन प्लान 2 को जाना पड़ेगा। तो हाइब्रिड मिसमैच के लिए एक्शन प्लान 2 है एंड रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे बताया है। तो इसको आपको ये जो पार्ट है इसको नहीं लिखना है, ओनली इतना लिखना है हाइब्रिड मिसमैच एंड उसका रीजन क्या है, ये उसका रीजन है, आपको इसको लिखना पड़ेगा रीजन क्या है। बट ब्रांच मिसमैच यहाँ पे इंस्टीट्यूट मेनली उसके बारे में थोड़ा ही लिखा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी क्वेश्चन आया है, तो इसलिए आपको हम यहाँ पे नहीं लिए हैं बुक में, बट क्वेश्चन आया है। तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड मिसमैच तो ऑलरेडी हम रिवीजन बैच में बता दिए हैं, बट ब्रांच मिसमैच मीन्स यहाँ पे जो भी मिसमैच होता है, ऑर्डिनरी रूल्स फॉर अलोकेटिंग इनकम एक्सपेंडिचर मेनली ब्रांच हेड ऑफिस के बिटवीन, जब कोई भी अलोकेशन होता है, अपॉर्चनमेंट होता है, तो उसकी वजह से जो भी मिसमैच होता है उसको बोलते हैं ब्रांच मिसमैच, ठीक है। तो जो भी होता है नेट इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एस्केपिंग द चार्ज टू टैक्सेशन इन बोथ ब्रांच एंड रेजिडेंस जुडिडिक्शन, तो वही अलोकेशन अपॉर्चनमेंट बिटवीन ब्रांच हेड ऑफिस की वजह से जो भी मिसमैच होता है उसको बोलते हैं ब्रांच मिसमैच। तो इसको थोड़ा रेफर कर लेना है, ठीक है, इसको थोड़ा रेफर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमको वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है, प्लस एक्स्ट्रा पार्ट आपको ब्रांच मिसमैच वाला पार्ट थोड़ा देख लेना है, ठीक है। एंड अगर देखेंगे यहाँ पे आपका लास्ट जो भी था यहाँ पे रहेगा आपका ये जो प्रोविज़न के रिलेटेड, ठीक है, ये प्रोविज़न के रिलेटेड आपका रहेगा, ये प्रोविज़न के रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 MLI के रिलेटेड, ठीक है। MLI के रिलेटेड आपको यहाँ पे आ भी सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो इसलिए MLI कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेना, ये डेट को देख लेना, ठीक है, एंड ये कंडीशन भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि व्हाट इज मीन्ट बाय थिन कैपिटलाइजेशन, व्हाई इट इज कंसिडर एज एन एंटी अवॉइडेंस मेजर, विच एक्शन प्लान यहाँ पे एड्रेस करता है थिन कैपिटलाइजेशन। तो एक्शन प्लान 5 यहाँ पे थिन कैपिटलाइजेशन के लिए एक्शन प्लान 5 है। एक्सप्लेन द प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट टू एड्रेस थिन कैपिटलाइजेशन। तो थिन कैपिटलाइजेशन आपका ट्रांसफर प्राइसिंग
चैप्टर का प्रोविजन है, जो कि आपका ईबीडिटा का 30% में अलाउ होता है, सेक्शन नंबर 94B में है। ट्रांसफर प्राइसिंग में वहाँ पे आप ज़्यादा लोन ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा डेट लेते हैं, कम इक्विटी लेते हैं। तो हमारा कैपिटल में जब ज़्यादा डेप्ट हो जाता है, कम इक्विटी होता है, तो उसको बोलते हैं थिन कैपिटलाइजेशन। क्यों लेते हैं? मेनली वहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने के लिए हम ज़्यादा वहाँ पे लोन ले आते हैं, मीन्स डेट ले आते हैं, तो इसलिए उसको कैपिटलाइजेशन जो भी रहेगा वो थिन हो जाता है, तो इसलिए थिन कैपिटलाइजेशन ये ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन है। फिर भी आपको जो भी थिन कैपिटलाइजेशन का यह एक क्वेश्चन है, अगर देखेंगे हम थिन कैपिटलाइजेशन आपका DTAA में एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड वहाँ पे था लिमिटेड जो भी DTAA एंड कॉम्प्रिहेंसिव DTAA किसको बोलते हैं, तो उसके बारे में भी था, तो वहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं। ये थिन कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है। एंड दूसरा बात है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एक्शन प्लान 5 को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो एक्शन प्लान 5 को चलते हैं। ये है एक्शन प्लान 5, देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ये है थिन कैपिटलाइजेशन, इसके नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये एक्शन प्लान नहीं है, आपका इंटरेस्ट वाला है, ये वाला एक्शन प्लान 4 है, 5 नहीं 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यही है थिन कैपिटलाइजेशन के जो भी प्रोविजन, तो उसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग है, बट एक्शन प्लान 4 मेनली इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या क्या लिए हैं, एक्शन प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है, एक्शन प्लान 4 लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OECD मॉडल कन्वेंशन एंड UN मॉडल कन्वेंशन रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ सोर्स स्टेट टू टैक्स बिजनेस प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस प्रॉफिट के रिलेटेड यहाँ पे तो ये चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, ये आपका आर्टिकल नंबर 7 है, जो कि आपका आएगा मॉडल टैक्स कन्वेंशन में, ठीक है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन में। तो चलो चलते हैं, आर्टिकल नंबर 7 है, तो आर्टिकल नंबर 7 को चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 7 अगर देखेंगे, मॉडल टैक्स कन्वेंशन को हमको जाना पड़ेगा। तो ये है मॉडल टैक्स कन्वेंशन का, ये बिजनेस प्रॉफिट के रिलेटेड, बिजनेस प्रॉफिट को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 7 क्या बोल रहा है OECD मॉडल का एंड UN मॉडल का। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे OECD मॉडल क्या है, तो OECD मॉडल आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, एंड UN मॉडल आपका यूनाइटेड नेशन मॉडल है, और कुछ US मॉडल भी है जो एप्लीकेबल होता है आपका US कंट्री में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये चैप्टर एक दूसरा चैप्टर, ये मेनली पहला चैप्टर होना चाहिए था जब हम रिवीजन किए थे, तो वहाँ पे हम बताए थे, बट ये आपका हम इसको लिख लेते हैं। ये आपका कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द वेब्स चैप्टर, ठीक है, वेब्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, तो जिससे आपको भी ईजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एक्शन प्लान of BEPS required introduction of limitation of benefit clause in a tax treaty? Has India introduced limitation of benefit clause in its tax treaties in line with BEPS action plan and discuss करिए, ठीक है। तो यहाँ पे limitation of action plan, तो उसके लिए BEPS में देखना पड़ेगा कौन सा एक्शन प्लान है। तो यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे दिया है, ठीक है, आंसर देखिए, तो आंसर को यहाँ पे याद रखने के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हमको बुक को जाना पड़ेगा। तो बुक में जो भी प्रोविजन है वहाँ पे आपको उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन प्लान के लिए हमको जाना पड़ेगा प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज एक्शन प्लान 6 से, ठीक है, एक्शन प्लान 6 को जाना पड़ेगा। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 3 सेक्शन में, यहाँ पे क्या क्या एक्शन लेंगे, सेक्शन ABC वहाँ पे बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। तो रिवीजन लेक्चर थोड़ा देख लीजिए, तो ये पूरा क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा। रिवीजन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाए हैं, 2-3 घंटे में हम कर लिए हैं पूरा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे दिया है, व्हाट आर दी डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ BEPS एक्टिविटी आज पर BEPS एक्शन प्लान 11। तो डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या रहेगा आज पर BEPS एक्टिविटी है, तो उसके लिए हमको एक्शन प्लान 11 को जाना पड़ेगा। तो एक्शन प्लान 11 यहाँ पे आप बोलेंगे कि साथ थोड़ा अगर डिस्कशन कर लेते तो अच्छा होता, बट डिस्कशन अगर अभी करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि हम थोड़ा बताकर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये है एक्शन प्लान 11, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइम लगेगा अगर हम इसको समझाने बैठेंगे, तो इसलिए हम रिवीजन में थोड़ा टाइम देकर इसको समझाए थे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप थोड़ा रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम समझाने बैठेंगे तो 2-3 घंटा एक एक चैप्टर को चला जाएगा, बट हमारा टोटल 6-7 घंटा चला जाएगा। तो आप भी नहीं देखेंगे, डर लगेगा आपको कि सर हम ये वीडियो देखेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, तो आपको भी डर लगेगा देखने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ओनली बता रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बहुत कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाता है, लगभग 20-25 मिनट्स के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा यही मेन मुद्दा है कि हमको 1 घंटे के अंदर हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करने के लिए, फिर भी देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर को चलते हैं, जो भी एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज चैप्टर को चलते हैं।
तो चलो चैप्टर नंबर 6 जो कि है एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज है, ये चैप्टर को भी देख लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन कवर हो जाता है, लगभग 50 क्वेश्चन है, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्हाट आर दी एक्सट्रिंजिंग एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे दिया है एक्सट्रिंजिंग टैक्स ट्रीटी, यहाँ पे कितना दिया है। इसको याद करने के लिए अगर बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए हम इसको हमारा बुक से देखेंगे, ठीक है, बुक से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, एक्सट्रिंजिंग एड्स क्या रहेगा टैक्स ट्रीटीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखिए टैक्स ट्रीटी के लिए इतना अगर आप देख लेंगे, इसमें भी अगर इतना लिख लेने के बाद इसको आप रेफर कर सकते हैं, या अगर आपके टाइम है तो यहाँ पे इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका टोटल के ऊपर इतना अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, ठीक है। आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए तो आपको बढ़िया होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए, यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। देखिए प्रोविजन कितना है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ना, ये नॉर्मली हमारा कॉमर्स के रिलेटेड नहीं है, थोड़ा ये अलग है। अगर देखें लॉ के रिलेटेड है, इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि व्हाट इज द जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज। इसको क्या बोलते हैं, VCLT बोलते हैं, ठीक है। VCLT का जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, तो VCLT का रूल नंबर 31 को जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर आर्टिकल नंबर 31 को जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 31 को जाएंगे। अगर बुक में जाएंगे तो बुक में हमारा जो भी VLTT का VCLT का रूल नंबर 31 यहाँ पे इतना दिया है, ठीक है। रूल नंबर 31 इतना दिया है। अगर आपको टाइम नहीं है, याद नहीं रहा है, तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं। बट अगर हाँ, अगर 4 मार्क्स को नहीं आता है, 2-3 मार्क्स अगर आएगा तो इसको भी आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट करके। बट बुक में अगर देखेंगे आंसर में बहुत ज़्यादा दिया है, बट हम आपको याद कराने के लिए बहुत कम लिखे थे पॉइंट, बट इसको थोड़ा ज़्यादा लिख लिया है, तो इसी हिसाब से थोड़ा हमको आंसर को जाना पड़ेगा। तो आंसर में ये जो पहला पॉइंट हम लिख लिए हैं, पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट डाल दिए थे, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिया है, तो इसमें से आप 1-2 पॉइंट आप याद रख लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट में कोई भी 1-2 पॉइंट अगर याद रख लेंगे हो जाएगा। बट अगर सिमिलर क्वेश्चन अगर देखेंगे, आगे जाकर देखेंगे आंसर वहाँ पे बहुत कम दिया है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन अगर देखेंगे, यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि व्हाट आर द जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी आज प्रोवाइडेड अंडर वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ टैक्स ट्रीटीज है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखिए कितना दिया है, जितना भी हम बुक में लिखे हैं इतना ही दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी लिखे हैं कम लिखे हैं, हम जो भी लिखे हैं सफिशिएंट लिखे हैं, बट आंसर कोई कोई जगह ज़्यादा लिखा है आंसर में। तो इसी हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जैसे आपका कोई भी मार्क नहीं छूटेगा, तो इस हिसाब से आप आपके लिए बढ़िया रहेगा 1-2 पॉइंट वहाँ से थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। आंसर से 1-2 पॉइंट आप लिख लीजिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। बट हम जो भी लिखे हैं वही है गुड फेथ में। यहाँ पे देखिए कैसे इंस्टीट्यूट लिखा है, इसको भी 3 पॉइंट बना दिया है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का आता है तो इतना भी लिख सकते हैं, जो भी हमारा नोट्स में है, ठीक है। जो भी हमारा नोट्स में है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आर्टिकल नंबर 31 ऑफ VCLT का, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और भी क्वेश्चन आगे होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 31 है, तो आप जो भी हम लिखे हैं इसको आप 3 पॉइंट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 एक छूट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, व्हाट इज द स्टैटिक अप्रोच एंड एम्बुलेटरी अप्रोच इन इंटरप्रेटिंग टैक्स ट्रीटीज। तो स्टैटिक अप्रोच क्या रहेगा, एम्बुलेटरी अप्रोच क्या रहेगा। तो हमारा बुक में है सब कुछ, ऐसे नहीं है कि कुछ छूट गया है। तो यहाँ पे देखिए एम्बुलेटरी एंड स्टैटिक अप्रोच ये है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, हो जाएगा। कितना कम में हम पूरा लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये रहेगा आपका 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, तो आप मार्किंग कर लीजिए, जिससे आपको बढ़िया रहेगा आप जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करिए। पाक्टा सॉन्ट सरबंडा इन गुथपेट जिसको बोलते हैं, इन व्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स एनुसिएटेड इन वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज VCLT के हिसाब से आप बताइए। पाक्टा सॉन्ट सरबंडा जो कि गुड फेथ में है, तो वहाँ पे हमको आर्टिकल नंबर कौन सा जाना पड़ेगा, आई थिंक 27 या 26 को जाना पड़ेगा VCLT का। तो VCLT का 26 है, ठीक है। ये आर्टिकल्स बोल रहा है क्या है, तो इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 26 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इतना ही लिखना है तो हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया है, व्हाट डू मीन बाय डबल टैक्सेशन, डिस्कस द कनेक्टिंग फैक्टर व्हिच लीड टू डबल टैक्सेशन। तो यहाँ बताइए डबल टैक्सेशन किसको बोलते हैं एंड कनेक्टिंग फैक्टर बताइए। तो 2 फैक्टर मेनली रहता है, ठीक है। कनेक्टिंग फैक्टर एक रहता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, और एक कुछ रहता है जुडिडिक्शनल डबल फैक्ट जो भी डबल टैक्सेशन। तो ये है कनेक्टिंग फैक्टर एंड डबल टैक्सेशन, ये है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन एंड जुडिशियल डबल टैक्सेशन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, तो जिससे आपको पढ़ने के लिए
इजी हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, अगर आपको टाइम है तो ये पढ़ सकते हैं, बट हम यही बोलेंगे कि आपको कम से कम टाइम में इसको सलटाना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्या पूछा है, इन एडिशन टू अलोकेटिंग टैक्सिंग राइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन देयर आर वेरियस अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है व्हाइल एंटरिंग इनटू टैक्स ट्रीटी। तो ऐसे नहीं है कि ओनली हम अलोकेटिंग करेंगे टैक्सिंग राइट, एलिमिनेशन करेंगे डबल टैक्सेशन, अदर भी बहुत सारे वेरियस इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है टैक्स ट्रीटी के लिए। तो वो अदर कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, अदर कंसिडरेशन क्या है तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो अदर कंसिडरेशन के लिए तो यहाँ पे अदर फैक्टर है, तो अदर फैक्टर क्या है, ये तो अदर फैक्टर रहेगा आपका, ये रहेगा एंड इतना तक रहेगा। इक्विटी फेयरनेस रेफर करना पड़ेगा, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, अदर फैक्टर भी रहेगा। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, सिंपल है, अगर आप रिविजन करेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, व्हाट इज द जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर VCLT। तो जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा VCLT में, वही है VCLT का जो भी जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो ये वाला है, यही वाला है आर्टिकल नंबर 31। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा वो वाला पॉइंट भी आप लिख लीजिए तो आपको बढ़िया होगा। 2-3 पॉइंट जो भी दिया था उसमें से 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आप थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन में आपका थोड़ा ज़्यादा दिया है, तो इसलिए आप 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद कर लीजिए तो आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर दी एक्सचेंजिंग एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखेंगे एक्सचेंजिंग, ये है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सचेंजिंग एड्स है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर उसको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसको हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स INC इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स है, जो कि होल्ड कर रहा है 26% ऑफ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, किसमें, पिल्लू लिमिटेड में, एक इंडियन कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो भी मैट्रिक्स MINC है, जो कि थोड़ा हम नीचे आ जाइए, तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे यहीं पे मैट्रिक्स INC जो कि कंट्री एक्स का है, तो वो होल्ड किया है पिल्लू पिल्लू लिमिटेड इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, 26% होल्ड किया है, ठीक है, होल्ड किया है। पिल्लू लिमिटेड डिक्लेयर करा है डिविडेंड 50 लाख का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 में, ये डिक्लेयर करा है 26% जो भी कंट्रोलिंग जो इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर डिविडेंड उसको मिलेगा मैट्रिक्स। तो टोटल यहाँ पे डिविडेंड वो डिक्लेयर करा है 50 लाख 23-24 के लिए। तो 50 लाख के ऊपर जो भी 26% उसको मिल जाएगा, मैट्रिक्स INC को डिविडेंड इनकम हो जाएगा। DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एक्स विच केम इनटू फोर्स। DTAA कब आया है, DTAA आया है 1 अप्रैल 2020 में DTAA आया है। प्रोवाइड्स दैट टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड 15% में टैक्स लगेगा डिविडेंड के ऊपर, DTAA बोल रहा है 1 अप्रैल 2020 में। देयर आफ्टर इंडिया एंटर DTAA में कंट्री वाई के साथ, तो कंट्री वाई के साथ DTAA में एंटर करता है इंडिया, ठीक है, कंट्री वाई के साथ DTAA में एंटर करता है, ठीक है। विच केम इन टू फोर्स कब आता है 15th, ये आपका DTAA में एंटर करता है 1 अप्रैल 2020 में, बट यहाँ पे DTAA में कब एंटर करता है 15th में 2020 में DTAA में एंटर करता है, ठीक है। इंडिया एंड कंट्री वाई DTAA प्रोवाइड दैट कॉन्सेशन रेट ऑफ 10% डिविडेंड लगेगा। तो यहाँ पे इंडिया एंड वाई, कंट्री वाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे 10% लगेगा, इन दोनों का जो DTAA बोल रहे हैं 15% लगेगा, बट कंट्री वाई एंड इंडिया का जो भी DTAA बोल रहे हैं 10% लगेगा, ठीक है। कंट्री एक्स इज एन OECD मेंबर, तो कंट्री जो भी एक्स है वो एक OECD मेंबर है सिंस 2016 से, वो OECD मेंबर है, एंड कंट्री वाई वो भी OECD मेंबर है जो कि 2018 से, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री एक्स OECD मेंबर है 2016 से, एंड ये OECD मेंबर हुआ है 2018 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कंडीशन है तो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मिस्टर जैक CFO ऑफ मैट्रिक्स INC सिक्स योर ओपिनियन ऑन वेदर कॉन्सेशनल टैक्स यहाँ पे लगेगा जो भी DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री वाई जो भी अवेल है रेसिडेंस ऑफ कंट्री एक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या, एंड फर्दर कंडीशन कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे कंट्री जो भी वाई का रेट लगेगा क्या, कंट्री वाई का जो भी DTAA इंडिया के साथ है तो वो 10% है, तो वो रेट लगेगा क्या ये मैट्रिक्स INC के ऊपर। CFO मिस्टर जैक यहाँ पे आपका ओपिनियन एडवाइस चाहता है। You may assume that protocol annexed to India DTAA with all OECD member countries contain the relevant tax पैरिटी क्लॉज है। तो DTAA में है पैरिटी, टैक्स पैरिटी है, मीन्स इस कंट्री का जो भी कंट्री वाई का जो भी टैक्स रेट ये ले सकता है, कंट्री एक्स ले सकता है, जो भी टैक्स रेट ले सकता है उसको बोलते हैं टैक्स पैरिटी क्लॉज होता है, यहाँ पे है। पूरी और आंसर चेंज होगा अगर कंट्री वाई यहाँ पे OECD मेंबर हुआ है 2021 में, तो यहाँ पे जो OECD मेंबर हुआ था 2018, अगर 2018 की जगह अगर 2021 में अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो भी 10% लगने के लिए, तो यहाँ पे कंट्री
वाई का रेट 10% यहाँ पे लगा सकता है, कंट्री एक्स का लगा सकता है, ठीक है, 15% की जगह 10% लगा सकता है, बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है जब वो डी टी डबल में एंटर हुआ है, ठीक है, जब डी टी डबल में यहाँ पे एंटर होता है थर्ड कंट्री के साथ, थर्ड कंट्री में यहाँ पे मेन जो भी अगर पार्टी देखेंगे कंट्री एक्स एंड इंडिया मेन पार्टी है, बट थर्ड कंट्री कौन है, थर्ड कंट्री है वाई, तो वाई के साथ जब यहाँ पे एंटर हुआ है डी टी डबल है में, तो उससे पहले कंट्री एक्स के साथ वो एंटर हुआ है क्या, डी टी डबल में, हाँ एंटर हुआ है, क्योंकि कंट्री वाई के साथ वो डी टी डबल में एंटर हुआ है 15 में 2020 में, बट कंट्री एक्स के साथ डी टी डबल में एंटर हुआ है 1 जनवरी 2020 में, मीन्स उससे पहले एंटर हुआ है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। दूसरा कंडीशन है कि जो भी OECD मेंबर हुआ, जब कंट्री वाइज जो थर्ड कंट्री जब OECD का मेंबर हुआ है, वो उससे बाद आपका ये डी टी डबल में एंटर होना चाहिए, मीन्स डी टी डबल में जब एंटर हुआ है, डी टी डबल में यहाँ पे एंटर हुआ है जो भी थर्ड कंट्री के साथ, वो 15 मई 2020 में, उससे पहले वो OECD का मेंबर होना चाहिए कंट्री वाइज। ओबियसली ये 2020 में OECD का जो भी एंटर हुआ है डी टी डबल में, बट वो OECD का मेंबर कब हुआ है, 2018 में OECD का मेंबर हुआ है, मीन्स उससे पहले ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे थर्ड कंडीशन अगर देखेंगे, थर्ड कंडीशन है कि यहाँ पे जो भी लिमिट है वो सेकंड, यहाँ पे अगर देखेंगे, पहले हम बुक में आपको दिखा देते हैं, ठीक है, बुक में दिखा देते हैं, ये जो भी कंडीशन है कौन सा वाला है, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, अगर देखें कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के MFN क्लॉज के हिसाब से पहला कंडीशन है कि सेकंड जो भी ट्रीटी है, मीन्स थर्ड स्टेट थर्ड कंट्री के साथ जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, वो आफ्टर सिग्नेचर ऑफ द ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड फर्स्ट स्टेट के, मीन्स इंडिया एक्स के बाद होने के बाद वहाँ पे वो एंटर होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए। एंड सेकंड जो भी ट्रीटी हुआ है, जो भी इंडिया एंड जो भी वो मेंबर होना चाहिए OECD का मेंबर, उससे पहले होना चाहिए। एंड यहाँ पे इंडिया लिमिट इट्स टैक्सिंग राइट्स इन द सेकंड ट्रीटी, तो वो लिमिट करना चाहिए उसका टैक्सिंग राइट्स, मीन्स पहले था 15% एंड यहाँ पे जो सेकंड ट्रीटी में उसका लिमिट हो रहा है 10%, मीन्स कम हो रहा है, लिमिट हो रहा है टैक्स ट्रीटी में, जो सेकंड वाला ट्रीटी में कम हो रहा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एंड जो फोर्थ वाला है यहाँ पे दिया है कि फोर्थ वाला कंडीशन दिया है कि एक सेपरेट नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए इंडिया, ठीक है, इंडिया यहाँ पे एक सेपरेट नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए जो भी इम्पोर्टिंग जो भी बेनिफिट ऑफ द सेकंड ट्रीटी इनटू ट्रीटी विद द फर्स्ट स्टेट, तो यहाँ पे इंडिया एक ही कंडीशन है, अगर इंडिया यहाँ पे, तो थर्ड वाला पहला कंडीशन है कि यहाँ पे जो सेकंड ट्रीटी हुआ है थर्ड स्टेट के साथ, मीन्स कंट्री वाई के साथ जो भी हुआ है वो हुआ है 15 मई 2020 में, एंड यहाँ पे डी टी डबल में एंटर हुआ है 1 जनवरी 2020, मीन्स बाद में हुआ है, तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या दिया है, इट इज क्लैरिफाइड दैट एप्लीकेबल ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज एंड बेनिफिट ऑफ लो टैक्स वो लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगा, बट कुछ कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए जो भी थर्ड कंट्री के साथ जो भी एग्रीमेंट में लिए हैं कंट्री वाई के साथ। सेकंड कंडीशन है कि जो भी सेकंड ट्रीटी है कंट्री वाई के साथ जो भी दिया है वो OECD का मेंबर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ ट्रीटी, मीन्स वो साइनिंग कर रहा है ट्रीटी 15 मई 2020 में, उससे पहले वो OECD का मेंबर 2018 से हुआ है, तो इसलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। एंड थर्ड वाला दिया है कि इंडिया यहाँ पे लिमिट करना चाहिए जो भी टैक्सिंग राइट है, ओबियसली यहाँ पे 10% वो लिमिट कर रहा है डिविडेंड के ऊपर, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एंड फोर्थ कंडीशन सेपरेट नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए जो भी बेनिफिट वो देने के लिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है इसके बारे में, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। अगर फोर्थ वाला कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, मीन सेपरेट नोटिफिकेशन अगर इंडिया अगर इशू कर देगा, जो भी कंट्री वाई का रेट 10% अगर एप्लीकेबल हो जाएगा कंट्री एक्स का ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, बट अगर नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा तो आंसर वहाँ पे नहीं मिलेगा, वही 15% होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है कि यहाँ पे अगर वहाँ पे ये जो OECD का मेंबर अगर 2021 में अगर होता है, OECD का मेंबर अगर 2001 में होगा, मीन्स यहाँ पे जो एंटर होता है टैक्स ट्रीटी में 2020, उसके बाद अगर OECD का मेंबर होगा, तो यहाँ पे सेकंड वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 10% वाला नहीं लगेगा, चाहे वो सेपरेट नोटिफिकेशन इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि OECD का मेंबर वो बाद में हो रहा है टैक्स ट्रीटी में एंटर करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे जो भी टैक्स रेट में 15 मई 2020 में एंटर होता है, बट यहाँ पे वो OECD का मेंबर बाद में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 10% वाला नहीं लगेगा, 15% लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि आप बताइए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोटोकॉल एंड प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। तो प्रोटोकॉल एंड प्रियम्बल आप बताइए, ये मेनली एक्सचेंजिंग एड्स होता है, ठीक है, प्रियम्बल एंड आपका प्रोटोकॉल ये दोनों के ऊपर आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका देखेंगे 11 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड टोटल के ऊपर आपका ये रहेगा 1 और 9 आया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज में बताइए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो ये मेनली जनरल रूल्स जो भी रहता है तो उसमें आ जाएगा, ठीक है, कुछ जनरल रूल्स जो भी रहता है तो उसमें ये आ जाएगा,
ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी में, तो ये आ जाएगा आपका ये वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो, एक ट्रीटी जो कि नॉर्मली इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग एट द टाइम ऑफ ट्रीटी कंक्लूड जब हुआ था तो उसका बेसिस लेंगे, ठीक है। एंड ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, जब वो मेनली कंक्लूड हुआ था जो ट्रीटी तो उसका मीनिंग लेंगे, ठीक है। ये था पहला पार्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है कि टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो उसका दूसरा नाम है टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं ये पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है। पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन को क्या बोलेंगे, टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो हम लेंगे जो भी फैसिलिटी अटेनमेंट ऑफ द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन उसको बोलेंगे टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन को आप बोलेंगे पर्पोटिव इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। तो यहाँ पूछा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रीटी एज पर आर्टिकल 2 ऑफ द VCLT, छोड़िए, व्हाई इट कम इनटू प्ले। तो यहाँ पे टैक्स ट्रीटी मीन्स ट्रीटी क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, एंड या देखेंगे कि ये क्यों आया है, प्ले में क्यों आया है, ठीक है, खेल में क्यों आया है टैक्स ट्रीटी। तो ये है आपका, इसको ही लिखना है, ठीक है। ट्रीटी मीन्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स मीन टू कंट्री इन रिटन फॉर्म विच इज गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा, ठीक है। आप ये जो आर्टिकल नंबर 2 उसको इग्नोर करिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है कि एग्जामिन एंड स्टेट द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज बिटवीन द कंट्रीज एंड आंसर इन ब्रीफ विद रीजन एंड कंटेंट देयर ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन कलेक्शन। तो आंसर ब्रीफ में बताइए। एक तो ये जो वर्डिंग है इतना याद नहीं रहता है क्योंकि हम मेनली प्रोविजन के बेसिस में देखते हैं सेक्शन नंबर ये सब, बट ये जो वर्डिंग है, आप बताइए यहाँ पे कंट्री को कौन बोलता है, स्टेट। तो यहाँ पे बोला है स्टेट, तो स्टेट जब आता है ना तो हमारा माइंड में चला आता है इंडिया में जो भी स्टेट है, तो कंट्री, स्टेट मीन्स कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डिंग ऐसे ही है। तो प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन द कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटमेंट शेयर ऑफ टैक्स बाय द कंट्रीज इन्वॉल्व इज द सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ओनली नहीं है कि हम ओनली असिस्टेंट लेंगे इन कलेक्शन ऑफ फेयर लेजिटमेंट शेयर ऑफ टैक्स ओनली, ऐसे नहीं है। और भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे डबल टैक्सेशन, allocating tax rights, ensuring non डिस्क्रिप्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एंड रेजोल्यूशन डिस्प्यूट। तो ये भी है, तो ये जो आंसर गलत है, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि ओनली यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए हम लेंगे, नहीं, एलिमिनेशन, डबल टैक्सेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब भी रहता है उसका ऑब्जेक्टिव, ओनली नहीं है कि हम ओनली कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए हम देखेंगे। तो प्रोविजन अगर देखेंगे यहाँ पे तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव यही वाला क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। ऑब्जेक्टिव ओनली नहीं है कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टैक्स है, और भी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, तो और भी ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए ये जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो इसके ऊपर अगर देखें ये क्वेश्चन नंबर 14 इसके ऊपर आया है, पार्ट ए आया है। एंड सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या दिया है। तो सेकंड पार्ट पूछा है कि एक प्रोटोकॉल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टैक्स ट्रीटी एंड हैज द सेम बाइंडिंग फोर्स एज द मेन क्लॉज देयर इन। तो सेम है, ये सही बोल रहा है कि यहाँ ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, एंड ये सेम बाइंडिंग फोर्स है, मेन क्लॉज जो भी बोल रहा है। तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, जो भी बोल रहा है सही है। प्रोविजन तो आपको पता है, प्रोविजन कहाँ पे मिल जाएगा, प्रोविजन आपका प्रोटोकॉल में आ जाएगा। प्रोटोकॉल मीन्स आपका स्ट्रिंजिंग एड्स में आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल आ जाएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल के ऊपर आएगा, ये वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, डू यू एग्री दैट टैक्स ट्रीटीज आर टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली। तो आप बताइए टैक्स ट्रीटी इंटरप्रेटेड लिबरली होता है क्या, यस इंटरप्रेटेड लिबरली होगा। तो लिबरली कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, जो आपका बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में आता है, ये है लिबरल कंस्ट्रक्शन, लिबरल कंस्ट्रक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका लिबरल कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 15 है लिबरल कंस्ट्रक्शन। सब कुछ प्रोविज़न हमारा बुक्स में है, कोई भी ऐसे प्रोविज़न नहीं है कुछ छूटा है। 2-3 पेज में हम सब कुछ डाल दिए हैं, ठीक है, 2-3 पेज में सब कुछ है। तो यस सब कुछ है, जितना आपको याद रखना है तो सब कुछ है। उसके बाद है ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका थिन कैपिटलाइजेशन है। एंड यहाँ पे आप बताइए थिन कैपिटलाइजेशन क्या है सेक्शन नंबर 94B के हिसाब से। एंड डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंस एंटिटीज एंड वेदर एनी एंटिटीज एक्सक्लूड हो जाता है एप्लीकेशन में। तो थिन कैपिटलाइजेशन ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 94B में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। एंड किसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है, एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मेनली जो इंश्योरेंस, जो मेनली मनी लेंडिंग के में काम करते हैं, जो बैंक होते हैं, उनके ऊपर मेनली एप्लीकेबल नहीं होता है। तो थिन कैपिटलाइजेशन है ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में, वहाँ पे हम अच्छे से उसको डाल दिए हैं। बुक में अगर जाएंगे, बुक में थोड़ा आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग 180 को चलते हैं, ठीक है, 180 को चलते हैं। तो यहाँ पे 94
94 बी है, तो ये है लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला है। यहाँ पे किसके ऊपर लगेगा किसके ऊपर नहीं लगेगा तो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है। तो इसलिए ये वाला प्रोविज़न आपको लिख लेना है अगर आएगा यहाँ पे। थिन कैपिटलाइजेशन मीन्स कैपिटल को थिन करना है और क्या, इंटरेस्ट का बेनिफिट डिडक्शन बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी DTAA में कवर हो गया है। 2 टाइप्स ऑफ DTAA बताइए, लिमिटेड DTAA एंड कॉम्प्रिहेंसिव DTAA बताइए। तो ये DTAA में ये क्वेश्चन है। फिर भी लिमिटेड DTAA मीन्स ये कुछ लिमिटेड है सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम के लिए, जैसे कोई भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन, तो ये लिमिटेड हो जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के लिए ओनली, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑल इनकम के ऊपर यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है, ऑल इनकम यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर बुक में देखेंगे तो डबल टैक्सेशन किसको बोलते हैं, एंड ये आपका कवर हो जाएगा प्रीसीडिंग चैप्टर में। डबल टैक्सेशन ये वाला यहाँ पे हम कम लिखे हैं। डबल टैक्सेशन 2 टाइप्स, लिमिटेड डबल टैक्सेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव DTAA है। एंड डबल टैक्सेशन किसको बोलते हैं तो यहाँ टैक्स ट्रीटी में आ जाता है, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन का डिटेल अगर देखें यहाँ पे दिया है डबल टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है ये चैप्टर का। उसके बाद चलो चलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। चैप्टर नंबर 7 है ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये मेनली पहला चैप्टर होना चाहिए जैसे हम रिवीजन में बताए थे, क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। OECD मॉडल, UN मॉडल किसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताया है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन UN मॉडल OECD मॉडल। अब बताइए। तो अगर बुक जाएंगे तो बुक में पूरा अच्छे से हम वहाँ पे अच्छे से बताए हैं, 2-3 पेज में सब कुछ डाल दिए हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, OECD मॉडल किसको बोलेंगे एंड आपका UN मॉडल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ डाल दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो थोड़ा इसको भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो सब कुछ हम डाल दिए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्हेन डज इट बिकम नेसेसरी टू अप्लाई टाई ब्रेकर रूल। तो कब टाई ब्रेकर रूल मेनली हम अप्लाई करते हैं तो पी के लिए मानते हैं। डिस्कस द मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टाई ब्रेकर रूल। तो डिस्कस मैनर बताइए कब टाई ब्रेकर रूल अप्लीकेबल होगा। तो क्या है टाई ब्रेकर रूल, तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे टाई ब्रेकर रूल है मेनली ये आपका आर्टिकल नंबर 4 में है, टाई ब्रेकर रूल है, ये टाई ब्रेकर रूल है, ठीक है। ये रहेगा इंडिविजुअल एंड अदर के लिए रहेगा, एंड ये कंपनी के लिए रहेगा टाई ब्रेकर रूल है। एंड यहाँ पे बताया है रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 4 के लिए ये टाई ब्रेकर रूल देखते हैं, ठीक है। टाई ब्रेकर रूल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आया है, इसको याद कर सकते हैं। अगर बुक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बट हम पूरा पॉइंट वाइज लिख लिए। देखिए कितना लिखा है इंस्टीट्यूट आंसर में, ठीक है, आंसर में कितना लिखा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अंडर UN मॉडल। तो UN मॉडल के हिसाब से ओनली आपको बताना है इंटरेस्ट एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो इंटरेस्ट के लिए आर्टिकल नंबर 11 रहेगा एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए 12A रहेगा। तो चलो चलते हैं, 2 आर्टिकल देखना पड़ेगा एंड उसका ओनली आपको UN मॉडल देखना पड़ेगा, ठीक है। UN मॉडल देखना पड़ेगा। तो 11, ठीक है, 11 है। तो यहाँ पे UN मॉडल एंड OECD मॉडल का यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए दिया है, ठीक है। इसका ओनली UN मॉडल देखना है, बट आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो वहाँ पे भी पूरा देखना पड़ेगा, OECD मॉडल एंड UN मॉडल दोनों देखना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप एक बार में देख लीजिए ये आपका कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन नंबर आपका ये आई थिंक 4 होगा, ठीक है, 4 होगा नहीं 3 है, ठीक है। तो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है आपका इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद ये है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये है आपका, ये भी 12A है, तो ये भी आ जाता है। इसका ओनली UN मॉडल है दो। तो UN मॉडल हम यहाँ पे सेपरेटली कुछ नहीं दिए हैं, तो सेम दिए हैं, तो इसलिए ये भी रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन डज इट बिकम नेसेसरी टू अप्लाई टाई ब्रेकर रूल, डिस्कस द मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टाई ब्रेकर रूल। तो सेम क्वेश्चन है, टाई ब्रेकर रूल है, तो इसलिए टाई ब्रेकर रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप टाई ब्रेकर रूल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 और एक बार रेफर कर सकते हैं। यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, लग रहा है टाई ब्रेकर रूल इंपॉर्टेंट लग रहा है ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। XYZ GmbH जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी, एक फॉरेन कंपनी है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ LED लाइट में एंगेज है एंड इट ओपन एक ब्रांच इन गुरुग्राम में। वो सेल ऑफ LED के लिए वो गुरुग्राम ब्रांच में ओपन किया है। प्रॉफिट मार्कअप वाज कॉस्ट प्लस 40%। प्रॉफिट मार्कअप जो भी है सेल कर रहा है ब्रांच से, तो ब्रांच से जो भी सेल कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो GmbH है XYZ है, तो यहाँ पे इंडिया में उसका एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच है। तो ब्रांच है, ब्रांच के थ्रू जो भी सेल करेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्कअप रखेगा 40%, ठीक है, जो भी ब्रांच के थ्रू सेल करेगा। XYZ GmbH ऑल्सो वो सप्लाई कर रहा है गुड्स डायरेक्टली टू वेरियस कस्टमर इन इंडिया। तो यहाँ पे ब्रांच से वो सेल कर रहा है इंडिया को, एंड कुछ क्या कर रहा है, इंडिया का जो कस्टमर को डायरेक्टली वो सेल कर रहा है, कुछ ब्रांच के थ्रू सेल कर रहा है और कुछ डायरेक्टली सेल कर रहा है। द टर्नओवर ऑफ द गुरुग्राम ब्रांच, ब्रांच के थ्रू जो भी प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए वो 155 लाख वो सेल कर रहा है ब्रांच के थ्रू, ठीक है।
एंड यहाँ पे डायरेक्ट सेल कर रहा है इंडियन कस्टमर को 80 लाख, ठीक है, डायरेक्टली सेल कर रहा है 80 लाख सेल कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे वांट्स टू टैक्स द प्रॉफिट अराइजिंग टू XYZ GmbH फ्रॉम डायरेक्ट सेल टू कस्टमर इन इंडिया थ्रू पी, जो कि दैट इज ब्रांच इन इंडिया हैड नो रोल टू प्ले इन इट, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन व्यू ऑफ द OECD मॉडल एंड UN मॉडल के हिसाब से बताइए। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है कि जो भी प्रॉफिट अराइज हो रहा है GmbH डायरेक्ट सेल कस्टमर को, ठीक है, थ्रू पी हैड नो रोल टू प्ले इन इट, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये दोनों के ऊपर टैक्स लगा रहा है, ठीक है, दोनों के ऊपर टैक्स लगा रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगा रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगा रहा है, जो ब्रांच के थ्रू सेल कर रहा है उसके थ्रू लगा रहा है, एंड जो डायरेक्टली सेल कर रहा है उसके थ्रू लगा रहा है। तो आप बताइए OECD मॉडल के थ्रू एंड UN मॉडल के थ्रू। तो अगर देखेंगे हम जैसे रिवीजन में बताए थे तो OECD मॉडल थोड़ा कम बताता है, वहाँ पे कम फैक्टर लेता है, बट अगर UN मॉडल देखेंगे तो ज़्यादा फैक्टर वो वहाँ पे लेता है। तो OECD मॉडल के हिसाब से ओनली जो ब्रांच के थ्रू OECD मॉडल बोल रहा है कि जो भी पी के थ्रू सेल करेंगे तो उसको ओनली कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया में उसका ब्रांच हो जाता है तो वो पी कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, तो पी के थ्रू जो भी सेल करेंगे उसको लेंगे, मीन्स OECD मॉडल के हिसाब से 155 लाख लेंगे, ठीक है, 155 लाख के ऊपर यहाँ पे इंडिया में टैक्स लगेगा। तो असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे जो भी बता रहा है कि दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा तो गलत बता रहा है, OECD मॉडल के हिसाब से गलत बता रहा है। बट अगर UN मॉडल जाएंगे तो UN मॉडल बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, UN मॉडल बोल रहा है दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे लिमिटेड फोर्स ऑफ अटेंशन लगता है, UN मॉडल में लिमिटेड फोर्स ऑफ अटेंशन लगता है। बट अगर OECD मॉडल में देखेंगे कोई भी फोर्स ऑफ अटेंशन नहीं रहता है, ओनली आपका जो भी ब्रांच पी जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसके थ्रू लगेगा। बट अगर UN मॉडल लगेंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अटेंशन लगता है, तो इसलिए UN मॉडल के हिसाब से दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा। तो UN मॉडल के हिसाब से असेसिंग ऑफिसर जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, बट आपका अगर देखें OECD मॉडल तो वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्योंकि UN मॉडल के हिसाब से दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये आ जाएगा 2,35 लाख आ जाएगा, 235 लाख। एंड यहाँ पे अगर ओनली देखें OECD मॉडल तो यहाँ पे 155 लाख के ऊपर लगेगा। एंड यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर गलत बोल रहा है OECD मॉडल के हिसाब से, एंड यहाँ पे सही बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो OECD मॉडल के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओनली 155 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे गलत बोल रहा है, बट अगर UN मॉडल देखें तो यहाँ पे दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा, एंड यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो भी बोल रहा है वो सही है, ठीक है, जो भी बोल रहा है वो सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एक्सप्लेन दी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा आर्टिकल नंबर 25 के हिसाब से एज पर OECD मॉडल UN मॉडल के हिसाब से। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर मैप प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, मैप प्रोसीजर क्या रहेगा आर्टिकल नंबर 25 जो भी लास्ट वाला आर्टिकल में रहता है, नहीं लास्ट वाला नहीं है उससे पहले वाला, तो ये है आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 रहेगा आई थिंक, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बोला है कि एक्सप्लेन हाउ द इनकम डिराइव्ड बाय रेसिडेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज इज टैक्सेबल एज पर UN मॉडल कन्वेंशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द स्कोप ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। तो आर्टिकल नंबर 14 को जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज जिसको बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 को जाना पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर 14 ये है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज जिसको प्रोफेशनल सर्विसेज, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आज पर OECD मॉडल एंड UN मॉडल के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है, इसको देख लेना। तो मैं आपको यहाँ पे आपको टाइम बचा रहा हूँ जिससे आपको देखिए यहाँ पे कितना वो लिखाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को आ जाइए। गवर्नेंस इज ए रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट नेमली कंट्री M एंड कंट्री N एज पर द डोमेस्टिक लॉ ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज। एक्सप्लेन द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग सिंगल स्टेटस ऑफ रेसिडेंस ऑफ मिस्टर गवर्नेंस आज पर UN मॉडल कन्वेंशन। तो US जो भी UN मॉडल कन्वेंशन के हिसाब से आप बताइए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, वही जाना पड़ेगा टाई ब्रेकर और क्या, ठीक है, टाई ब्रेकर को जाना पड़ेगा आपको, ये वाला आर्टिकल नंबर 4 को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट का वो रेसिडेंट माना जाएगा, तो ये ओनली टाई ब्रेकर वाला आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे देखिए परमानेंट होम वाला देखेंगे, पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन हैबिचुअल अबॉर्ड, तो देखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ पे डिसाइड करेंगे कौन सा स्टेट का वो रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर द रिलेवेंट आर्टिकल ऑफ द UN मॉडल के हिसाब से ओनली बताना है। प्रोफेशनल सर्विसेज किसको बोलेंगे, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसको बोलेंगे, डॉज द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन व्हिच सच इनकम एराइजेस हैव द राइट टू टैक्स ऑन सच इनकम। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के पास राइट है क्या, वो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो डिसाइड करेगा। इफ सो व्हाट आर द कंडीशन लिमिटेशन क्या रहेगा टैक्सेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए 12A जाना पड़ेगा एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आर्टिकल 14 को जाना पड़ेगा, ठीक है, आर्टिकल 12A एंड आर्टिकल 14 को जाना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 12A है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड आपका आर्टिकल नंबर 14 है, यही वाला है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया है बट आप अगर बुक से देखेंगे तो बहुत कम है। तो यहाँ पे आप बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन द टर्म रॉयल्टी आप बताइए एज पर यूएन मॉडल कन्वेंशन इज इट डिफरेंट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ओईसीडी मॉडल। तो यहाँ पे यूएन मॉडल का जो भी डेफिनेशन है वो अलग है क्या ओईसीडी मॉडल का डेफिनेशन से? हाँ थोड़ा तो अलग है। तो रॉयल्टी को पूरा आपको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, रॉयल्टी को रेफर करना पड़ेगा। तो 12 को पूरा रेफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सब कुछ बुक से आया है, कुछ अलग नहीं है, अगर बुक रेफर करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एवरी जुडिडिक्शन इन द डोमेस्टिक लॉ प्रेस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। तो डोमेस्टिक लॉ में है कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे। इन केस एक पर्सन अगर वो रेसिडेंट बोर्ड दिस कंट्री में अगर रेसिडेंट हो जाता है तो वहाँ पे कैसे हम टाई ब्रेकर रूल कैसे लगाएंगे। तो टाई ब्रेकर रूल के लिए है आर्टिकल नंबर 4 को जाना पड़ेगा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 को जाना पड़ेगा टाई ब्रेकर रूल के लिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, टाई ब्रेकर रूल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है। एंड दूसरा है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन नहीं आया है, बट भी इसको आपको थोड़ा देख लेना है। ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाला ये टेबल देख लेना थोड़ा, ठीक है, टेबल एंड ये देख लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं आगे आया है या नहीं आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, हम 12 लिख लिए हैं गलती से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे। 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, आगे भी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी रिजल्ट इनटू डबल टैक्सेशन फॉर द टैक्स पेयर इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका टैक्स ट्रीटी की वजह से डबल टैक्सेशन होता है, तो उसको कैसे हम सही करेंगे। व्हाट आर दी अप्रोच फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन अंडर मॉडल कन्वेंशन। तो मॉडल कन्वेंशन में क्या अप्रोच हम लेंगे डबल टैक्सेशन को मिटिगेट करने के लिए। तो 2 मेथड है, एग्जाम्पशन मेथड एंड क्रेडिट मेथड, ठीक है। तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 23A है, 23B है, उसको अप्रोच करेंगे। उसके बाद एक टर्म दिया है जुडिशियल डबल टैक्सेशन किसको बोलेंगे, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन किसको बोलेंगे। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन सॉल्व करेगा कैसे। तो यहाँ पे अगर देखें ये जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा ये जो चैप्टर में, एंड ये दोनों आपका प्रीवियस चैप्टर में जो हम पढ़ के आए हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं ये जो पहला पार्ट का आंसर का देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे है। तो पहला पार्ट है यहाँ पे 23A एंड बी है, एग्जाम्पशन मेथड एंड क्रेडिट मेथड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाता है। पहला पार्ट के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर को जाना पड़ेगा। तो प्रीवियस चैप्टर का जो भी अगर देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी में तो यहाँ पे पूछा है ये इसके ऊपर आया है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है जुडिशियल डबल टैक्सेशन इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, ठीक है। सब कुछ बुक में है बट ये क्या करता है कि इस चैप्टर में थोड़ा पूछ लेता है, उस चैप्टर से पूछ लेता है। क्वेश्चन एक चैप्टर का रहेगा बट पूछ लेगा दूसरे चैप्टर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा है कि कैन टैक्स प्रोविजन बी डिस्क्रिमिनेटरी मियरली बिकॉज ऑफ एक पर्सन अगर नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी होगा क्या, अगर एक पर्सन नॉन रेसिडेंट होता है तो डिस्क्रिमिनेटरी होगा क्या, मीन्स उसके साथ गलत होगा क्या अगर कोई नॉन रेसिडेंट है। एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओईसीडी मॉडल। तो ओईसीडी मॉडल के हिसाब से आप बताइए। ये अगर देखेंगे ये डिस्क्रिमिनेटरी ये आपका एक आर्टिकल रहता है, आर्टिकल नंबर 24 है जो कि आपका बुक में नहीं लिया है इंस्टीट्यूट, ठीक है, बुक में आपका सिलेबस में नहीं लिया है, ओनली बता दिया है कि आर्टिकल नंबर 24 है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी या डिस्क्रिमिनेटरी आपका उसके रिलेटेड बोला है। बट ये क्वेश्चन में जो कुछ भी प्रोविजन नहीं डाला है, ठीक है, बुक में कोई भी प्रोविजन नहीं डाला है इंस्टीट्यूट में, तो इसलिए हमारा बुक में भी नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट जो भी बुक बनाएगा उस हिसाब से हम बनाएंगे, हम तो अलग नहीं पढ़ा पाएंगे। जो भी इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। तो वो बुक में नहीं लिया है फिर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आया है तो यहाँ से आप क्वेश्चन को रेफर कर लीजिए क्योंकि बुक में अगर आप ढूंढेंगे हमारा बुक में नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूट बुक में भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम आपको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेनली बोल रहा है अगर कोई भी एक नॉन रेसिडेंट इंडिया का होगा तो उसके लिए टैक्स प्रोविजन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए क्या, मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी उसके साथ अलग होना चाहिए क्या, गलत होना चाहिए क्या, बताइए। नहीं गलत होना चाहिए। तो उसको कैन नॉट नॉन मीन्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। तो वही बोला है, ठीक है, वही बोला है कि अगर एक पर्सन इंडिया में अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए उसके साथ। तो उसके बारे में वही बोला है, ठीक है, वही बोला है यहाँ पे ऑब्वियसली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। बट अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होगा तो वहाँ पे उसको हम रेसिडेंट मानेंगे एंड उसके साथ टैक्स प्रोविजन लगा देंगे क्योंकि नॉन रेसिडेंट का इंडिया में जो भी इनकम करता है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। आउटसाइड इंडिया में जो भी होता है कोई भी टैक्स नहीं लगाते हैं। तो हमारा टैक्स लॉ ऐसे नहीं है कि हम कोई भी अगर बाहर से आया है नॉन रेसिडेंट है तो उसके साथ हम गलत करते हैं, नहीं गलत नहीं होता है, मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रोविजन है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो जो भी बोला हूँ उसको अगर लिख लेंगे चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन दी इनकम डिराइव्ड बाय रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज इज टैक्सेबल यूएन मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द प्रोफेशनल सर्विसेज। ये आपका रहेगा आर्टिकल नंबर 14 है जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आर्टिकल नंबर 14 है, ये है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज, आर्टिकल नंबर 14 है।
तो इसके रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे 3 चैप्टर खत्म हो जाता है एंड जो लास्ट चैप्टर है जो नया आया है इस साल, तो उसके ऊपर ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आरटीपी में होगा तो हम डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ, बट क्वेश्चन नहीं है, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं डाला है। जो भी एग्जाम्पल है हम कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे डाले हैं, जो भी ये बुक में है रिवीजन के साथ आप उसको देख सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल डाले थे। तो ये तीनों चैप्टर हो जाता है एंड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, जो भी एग्जाम्पल है थोड़ा देख लेना, फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल है। तो आपका ये तीनों चैप्टर हो जाता है, बेप्स एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, मॉडल टैक्स कन्वेंशन एंड आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो हम यहाँ पे ट्राई किए हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। तो आप जल्दी जल्दी पढ़ाई करिए, अभी टाइम नहीं है, जितना टाइम है उतना टाइम में आप पढ़ाई करिए। हम भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी मेहनत करिए एंड इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि कोई भी टीचर इसके ऊपर क्वेश्चन वीडियो नहीं बनाता है, रिविजन भी नहीं करते हैं अच्छे से। एक बार अगर कोई वीडियो बना देगा तो वही खत्म है, बात खत्म, क्वेश्चन कोई नहीं करने के लिए यहाँ पे राजी नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्राई किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको कम से कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अलग कोई वीडियो में, ठीक है।